एपिसोड 14 एंड 15। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं अभी उससे नहीं मिलूंगा। चलो फ्यूचर में इस बारे में बात करते हैं। एक आदमी ने जवाब दिया, समझ गया मिस्टर कपूर। कॉल समाप्त होने के बाद अर्जुन गलियारे में बैठ गया और पूरी रात सोता रहा। अगले दिन सुबह सुबह अनिका ने उससे ठंडे स्वर में कहा, मैं दोपहर में अहाना को घर ले जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया और उसे एक कड़वी मुस्कान दी। मैं जाकर ससुर जी से माफी मांगूंगा। जब अनिका ने उसकी बात सुनी तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही। उसने बिना कुछ कहे केवल सिर हिलाया। दोपहर में अर्जुन और अनिका अहाना को शर्मा परिवार के घर ले आए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए घर का माहौल ठंडा हो गया। डैड, मैं घर आ गई हूँ। अनिका ने शांत रहने का नाटक किया। कोई भी उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आया। सुरेश जी सोफे पर बैठकर चश्मा पहने हुए अखबार पढ़ रहे थे, जबकि माया जी रसोई में व्यस्त थी। अर्जुन ने अहाना को नीचे उतारा और छोटी बच्ची तुरंत अपने डैड के पैर के पीछे छिप गई और अर्जुन के पैर को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी बड़ी मासूम आंखों से ऊपर देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाई, डैड, क्या दादाजी और दादी मुझे नापसंद करते हैं? अर्जुन नीचे बैठ गया और प्यार से अहाना के छोटे से सिर को सहलाया। उसने अपना सिर हिलाया और उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया। ये सच नहीं है। जल्दी से अंदर जाओ और दादाजी और दादी को नमस्कार करो। छोटी अहाना की बड़ी बड़ी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। उसने ध्यान से लेकिन डरते हुए सुरेश जी की ओर देखा, जो अपना पेपर पढ़ रहा था। फिर अपने छोटे छोटे पैरों को आगे बढ़ाते हुए उसके पास दौड़ी और तीखी आवाज में पुकारा, दादाजी, अहाना यहाँ है। इसके बाद सुरेश जी ने अपना पेपर नीचे रखे खड़े हुए अपने सोफे से दूर चले गए और उसे एक नज़र भी देखे बिना स्टडी रूम में चले गए। धमाका! स्टडी रूम का दरवाजा बंद हो गया। उस आवाज ने अर्जुन और अनिका दोनों के दिल को बुरी तरह तोड़ दिया। अनिका ने अहाना की ओर देखा, जो अपने होंठ सिकोड़ रही थी। वो रोने वाली थी और जल्दी से अपनी बेटी को उठाने के लिए दौड़ी। वह उसे अपने बेडरूम में ले गई। अर्जुन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, उसे गुस्सा आ रहा था। उसके ससुर अपनी बेटी के प्रति बहुत ठंडे थे, लेकिन फिर भी वह मदद करने के लिए रसोई में चला गया। हालांकि उसे अपनी सास से घृणा का सामना करना पड़ा। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम वापस वहीं जा सकते हो जहां से तुम आए हो। हम यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करते, माया जी ने बिना किसी संकोच के कहा। अर्जुन को कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखाया। माँ, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानता था कि वह आज यहाँ क्या करने आया है और वह अनिका को कोई परेशानी नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने समझौता करने का फैसला किया। ओह, मैं इस माफी को स्वीकार नहीं कर सकती। माया जी ने मजाक उड़ाया। उसने अपनी भौहों को हल्के से ऊपर उठाया और एक अहंकारी भाव धारण किया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माया जी ने अर्जुन को घूर कर देखा और फिर उसे बेरहमी से धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागी। वो खुश दिख रही थी। खुशनुमा आवाज में वो बोली, आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या यह अमन है? जब दरवाजा खुला तो अमन एक सुंदर 3 पीस सूट पहने हुए अपने हाथों में बहुत से गिफ्ट का बैग लिए हुए दिखाई दिया। नमस्ते आंटी। ओह अमन, जल्दी से अंदर आ जाओ, माया जी खुशी से चहक उठी और उसने अमन से गिफ्ट बैग लिए। तुम्हें अपने साथ गिफ्ट क्यों लाने पड़े? तुम बहुत दयालु हो। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरे माता पिता भी अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। अमन ने होठों पर मुस्कुराहट लिए कहा। जब माया जी ने पलटकर देखा कि लिविंग रूम में सोफे पर बैठा अर्जुन है, तो वह नाराज हो गई और उस पर चिल्लाने लगी, क्या तुम नहीं देख सकते कि कोई मेहमान आया है? तुम चाय क्यों नहीं बना रहे हो? कितना घटिया नज़ारा है। इस घटिया दामाद को अमन पर नजर रखनी चाहिए। वह आदमी खाली हाथ तोहफे लेकर आया था और साथ में एक्स्ट्रा सामान भी लाया था। कितना निराशाजनक है ये। अर्जुन ने अमन की तरफ देखा तो पाया कि वह गर्व से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव थे। वो ऐसे अर्जुन की तरफ देख रहा था जैसे बोल रहा हो, अरे कचरा, तुम्हारी सास मेरे जैसे बाहर के व्यक्ति के साथ तुम्हारे से बेहतर व्यवहार कर रही है। अर्जुन ने कोई शोर नहीं मचाया। वह चाय बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तब तक सुरेश जी अपने स्टडी रूम से बाहर आ चुके थे और लिविंग रूम में अमन के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे।
अर्जुन एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। सुरेश अंकल, अनिका कहाँ है? मुझे वह दिखाई नहीं दे रही। अमन ने आंखें सिकोड़ते हुए घर को देखा। सुरेश जी चिल्लाए, अनिका हमारे घर में एक मेहमान है। बेडरूम का दरवाजा खुला। अनिका ने अपनी बेटी को सुलाने के लिए बहुत प्रयास किया था। जब उसने अमन को लिविंग रूम में बैठे देखा, तो वह थोड़ा चौंक गई। तुम यहाँ क्यों हो? अनिका का स्वर ठंडा था। वह यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या हमें तुम्हें घर पर कचरा लाने देना चाहिए? माया जी फलों की प्लेट लेकर रसोई से बाहर आई, और उसने अर्जुन को बुरी तरह घूरा, जो एक कोने में खड़ा होकर स्मोक कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित दिख रही थी। हम घर में स्मोक की अनुमति नहीं देते हैं। यदि आप स्मोक करना चाहते हैं तो इसे बाहर करें। मुझे खेद है। अर्जुन ने तुरंत सिगरेट बुझा दी और धुआं बाहर निकालने के लिए खिड़कियां खोल दी। अनिका ने उसे घूरकर देखा, वह उसे तुरंत बाहर खींचना चाहता था, ताकि वह फिर से शर्मिंदा न हो। अमन, मैंने आज सुबह ही ये फल खरीदे हैं, ये बहुत मीठे हैं। माया जी ने फलों की थाली अमन की ओर बढ़ा दी, जैसे वह उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रही हो। थैंक यू माया आंटी, अमन ने रेस्पेक्ट से उत्तर दिया। अर्जुन ने जब ये दृश्य देखा तो वह असहज महसूस करने लगा। जब अहाना यहाँ थी, तो फल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता था। वह अभी भी आपकी पोती है। चाहे कुछ भी हो, तो आपको इतना घमंड क्यों करना पड़ता है? ओह, हाँ, सुरेश अंकल, आपकी गैलरी के लिए सजावट का काम शुरू हो गया है। इनविटेशन भेजे जा चुके हैं, और गैलरी सैटरडे की सुबह ठीक 10 बजे खुलेगी। जब अमन ने बात की, तो उसने अर्जुन की तरफ एक शरारती नजर डाली, और खुशी से झूम उठा। ये स्पष्ट था कि शर्मा परिवार में उसका स्थान इस दामाद से कहीं ज्यादा ऊंचा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। सुरेश जी खुश दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब उनकी गैलरी खुलेगी, तो ये कितना शानदार होगा। उनके पुराने दोस्तों ने पहले ही उनके लिए यह बात फैलानी शुरू कर दी है। रहस्य बनाए रखने के लिए उन्होंने ये बताने से परहेज किया कि वह कौन सी पेंटिंग थी, ताकि वे आने वाले कार्यक्रम में मेहमानों को चौंका सकें। आपका स्वागत है, सुरेश अंकल। मुझे यही करना चाहिए, अमन ने रेस्पेक्टफुली कहा। जहां तक मिस्टर कपूर से मिलने के आपके अनुरोध का सवाल है, मैंने पहले ही प्रभारी व्यक्ति को बता दिया है। आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर कपूर जैसे व्यक्ति काफी व्यस्त रहते हैं। क्या बकवास है, कितना बेशर्म। अर्जुन ने मन ही मन गाली दी। उसने कब कहा कि वह उनसे मिलेगा? ये सरासर झूठ था, ताकि वह एहसान हासिल कर सके, और उसने यह बात बहुत ही चतुराई से कही थी। वे मिल सकते हैं, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है। अमन सुरेश जी को खुश करने में इतना माहिर था कि सुरेश जी उसे हमेशा उच्च सम्मान देता रहा, और उसका पक्ष लेता रहा। अर्जुन, अमन को देखो। अगर तुम्हारे पास समय है, तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए, न कि अपनी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। अगर तुम वाकई अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, तो अमन से नौकरी लगवाओ। इस तरह तुम ज्यादा अच्छे दिखोगे। सुरेश जी ने आखिरकार पहली बार अर्जुन के भविष्य की ओर से बात की। यह एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन अर्जुन को यह सुनकर असहज महसूस हुआ। अमन ग्रांट की कंपनी की कीमत सिर्फ कुछ मिलियन के आसपास थी। यह उनके भत्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और अमन से भीख मांगो। माया जी ने अर्जुन को घृणा से देखा। कितना बेवकूफ है। उसके पति ने पहले ही उसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था। वह नीचा दिखाने लायक था। दूसरी ओर अमन सीधा बैठा हुआ था, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, और वह अर्जुन के आने और उससे भीख मांगने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि अनिका को अमन पसंद नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह एक अच्छा अवसर था। हालांकि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसे इस अमन से माफी मांगे। कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया, लेकिन वह कंपनी थोड़ी बहुत बड़ी है। मैं वहां काम करने की आदत नहीं डाल सकता। अर्जुन ने शांति से मना कर दिया। सुरेश जी और माया जी के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। सुरेश जी ने नाक भान सिकोड़ी, जबकि माया जी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अर्जुन, तुम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? अभी यहाँ से चले जाओ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। यह आदेश था कि अर्जुन को घर से बाहर निकाल दिया जाए। माया जी ने तुरंत अर्जुन को घर से बाहर धकेल दिया। धमाका, दरवाजा बंद हो गया, और अर्जुन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया।
उसने अनामिका को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। मुझे यह अमन वास्तव में पसंद नहीं है। अनामिका गैलरी में सजावट में व्यस्त थी। जब उसे यह कॉल आया तो उसने तुरंत जवाब दिया, समझ गई, मिस्टर कपूर। फिर उसने तुरंत गैलरी में काम कर रहे लोगों को रोका और अमन के नंबर पर कॉल किया। अमन अभी शर्मा परिवार के सामने अपनी शेखी बघार में था। तभी उसे एक कॉल आया। ये देखकर कि ये सिविल गैलरी के रिप्रेजेंटेटिव का फोन था, उसने तुरंत सुरेश जी को बताया। शर्मा अंकल, देखें, ये गैलरी रिप्रेजेंटेटिव का कॉल है। नमस्ते, मैनेजर अनामिका। क्या मिस्टर कपूर हमसे मिलने के लिए राजी हो गए हैं? अमन बहुत खुश और आकर्षक था। उसने जोर से बोला, मिस्टर अमन, आपसे ये संशयात्मक खेद है कि हम अब आपको गैलरी किराए पर नहीं दे सकते। क्या यह मिस्टर कपूर का इरादा है? वह थोड़ा अलग सोच वाले हैं, इसलिए गैलरी बाहरी लोगों के लिए नहीं चलेगी, अनामिका ने कोल्ड स्वर में कहा। उनका स्वर साफ था। कट को बुलाया गया और अमन का चेहरा एक पल में फ्रिज हो गया। उसका असली चेहरा हो गया। क्या हुआ अमन, कुछ हुआ है क्या? सुरेश जी और माया जी को अमन का शौक थोड़ा अजीब लगा। शायद अगली बार। अलविदा, सुरेश अंकल, माया आंटी। अमन जल्दी से चला गया। बेशक, वह जल्दी में था। अगर गैलरी बुकिंग में कुछ गड़बड़ हुई तो वह अपने भावी ससुर के सामने अपना सारा मान खो देगा। उसे गैलरी में जाकर देखना था कि क्या हो रहा है। अमन को विदा करने के बाद माया जी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वापस घर आई। जब उसने देखा कि अनिका अहाना को गोद में लिए हुए है तो वह अचानक डांटते हुए बोली, मैं इस छोटे बच्चे को नहीं पालूंगी। माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या अहाना अभी भी तुम्हारी पोती नहीं है? अनिका झल्ला उठी। वह अहाना को अपनी बाहों में सुलाने के लिए मना रही थी। उसकी माँ ऐसा कुछ कैसे कह सकती थी? आखिरकार यह उसकी बेटी का खून और अंश था। सुरेश जी को भी लगा कि माया जी हद से आगे बढ़ गई है। उन्होंने अपना पढ़ने का चश्मा हटाया और बीच में टोका, बस, अब बहुत हो गया। जल्दी से इसे साफ करो और मुझे अमन की पेंटिंग ले आओ। ओह, मैं घूमने जा रहा हूँ। सुरेश जी बेशक दिखावा करने के लिए बाहर जा रहे थे। वह अपने दोस्तों को अच्छी तरह से देखना चाहते थे। उसने ध्यान से गिफ्ट बॉक्स को गले लगाया, एक सुखद धुन गुनगुनाए और दरवाजे से बाहर चले गए। वह वास्तव में बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। बहुत खुश। शर्मा परिवार के घर से निकलने के बाद अर्जुन ने सिविल गैलरी के लिए एक टैक्सी बुलाई। चूंकि उन्होंने पहले ही कंपनी खरीद ली थी और अब उसे डिलीवरी करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अब उसके पास गैलरी में जाकर देखने का समय था। उन्होंने वास्तव में इसे जनता के लिए बंद करने की योजना नहीं बनाई थी। वह सिर्फ अमन को सबक सिखाना चाहता था। गैलरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर अर्जुन को पता चला कि गैलरी जितनी स्टाइलिश थी, यह आकर्षक नहीं थी बल्कि आलीशान थी और इसमें गहराई थी। पूरी संरचना को मुख्य रंग के रूप में मोनोक्रोम के साथ लाइन पैटर्न द्वारा डिजाइन किया गया था। ये बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा था। दरवाजे के दोनों तरफ मोनोक्रोम कोबलस्टोन से पक्की एक छोटी गैलरी थी, जो इसे एक सरल पश्चिमी सुंदरता दे रही थी। दरवाजे के ठीक सामने एक काले ग्रेनाइट की मूर्ति थी। यह उस मास्टर आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई कलाकृति थी जिसने सिविल गैलरी का डिजाइन और निर्माण किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध इस आर्किटेक्ट ने हर साल सिर्फ एक कलाकृति बनाई और हजारों लोग उसके काम की तलाश में थे और सिर्फ उसे खरीदने के लिए विवाद में पड़ गए। अर्जुन मूर्ति के सामने खड़ा था, उसे एक पल के लिए घूरता रहा और फिर खुद से बुदबुदाया, सोचिए, ये कुछ ऐसा है जो उस पुरानी चीज ने बनाया है। मुझे तो ये सामान्य लगता है। अर्जुन को कुछ यादें याद आईं। उस समय सिरियस उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन से विनती कर रहा था कि वह उसे उसके लिए कुछ बनाने की अनुमति दे। अर्जुन को उसके रोजाना के दौरे परेशान करने लगे, इसलिए उसने उस आदमी को 300 मिलियन दिए ताकि वह अर्जुन को एक पहाड़ी की चोटी पर एक हवेली बना सके, मुख्य रूप से अपनी स्पोर्ट्स कारों और निजी जेट को रखने के लिए। ओह, मुझे अपनी उन प्यारी कारों की कितनी याद आती है, अर्जुन ने मन ही मन कहा और फिर गैलरी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। हेलो सर, गैलरी अस्थायी रूप से जनता के लिए बंद है। यह एक यंग और सुंदर रिसेप्शनिस्ट थी जिसने एक बिजनेस कट सेट पहना हुआ था और उसके गले में गार्डेनिया फूलों से कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा बंधा हुआ था। उसका फिगर बहुत प्रभावशाली था। अर्जुन अंदर देखने से पहले दंग रह गया और बोला, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। क्या मैं जान सकती हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं?
रिसेप्शनिस्ट ने अर्जुन के साथ सिर्फ इसलिए कोई अलग व्यवहार नहीं किया क्योंकि वह कैजुअल कपड़े पहने हुए था। इसके बजाय उसने बहुत रेस्पेक्ट से पूछा था, मैं ढूंढ रही हूँ। अर्जुन अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी एक लंबी महिला अंदर से घमंड से भरी हुई आई और उसे बीच में ही टोक दिया। उसने वही पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसकी गर्दन पर दुपट्टे पर नीले रंग की एक खूबसूरत कढ़ाई थी। जैस्मिन, तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि आज हम आम जनता के लिए खुले नहीं हैं और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है? ठंडी आभा वाली महिला करीब आई और अर्जुन की ओर देखते हुए उसने रिसेप्शनिस्ट से अहंकार से बात की। सिस्टर एलिसन, वह कहता है कि वह किसी को ढूंढ रहा है। जैस्मीन स्पष्ट रूप से इस महिला से डरी हुई थी, जैसा कि उसने भयभीत भाव से बताया। एलिसन सिविल गैलरी में महिला रिसेप्शनिस्टों की नेता थीं। वह एक गर्वित व्यक्ति थीं और अपने अधीनस्थों को आदेश देने में संकोच नहीं करती थीं। इसलिए उनका एक छिपा हुआ उपनाम था जिसे चुड़ैल कहा जाता था। एलिसन ने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा, उसे नापते हुए और संदेह से पूछा, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? यह आदमी बहुत ज्यादा धुली हुई टी शर्ट, फीकी जीन्स और सैंडल पहने हुए बहुत कंगाल दिख रहा था। प्रवासी मजदूरों की एक आम पोशाक। वह निर्माण टीम के मजदूरों में से एक होगा। ये सही है, मैं तलाश कर रहा हूं। अर्जुन मुस्कुराया और अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाए। ठीक है, मैं समझ गई। मेरे पीछे आओ। एलिसन ने अचानक अर्जुन की बात बीच में ही रोक दी। वह जैस्मिन की तरफ एक क्रूर नजर से देखने के लिए मुड़ी और बोली, दरवाजे की ठीक से रखवाली करो और बेतरतीब ढंग से आवारा जानवरों को अंदर आने से रोको। जैस्मिन ने अपना सिर नीचे किया और माफी मांगते हुए झुक गई। फिर उसने अर्जुन की तरफ एक नजर डाली और उसे देखकर मुस्कुराए। अर्जुन ने भी मुस्कुरा दिया। ये लड़की जवान दिख रही थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा था। बिना ज्यादा सोचे समझे वह एलिसन के पीछे पीछे अंदर चला गया। अर्जुन एलिसन की पीठ की आकृति को देखे बिना नहीं रह सका। इस महिला का फिगर इतना शानदार था कि ज्यादातर पुरुष उसका विरोध नहीं कर सकते थे। तुम क्या देख रहे हो? अचानक एलिसन ठंडी निगाहों से पलटी और घृणा से अर्जुन को देखने लगी। आह नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन को अजीब लगा। वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। एलिसन ने ठंडी सांस ली। मैंने आप प्रवासी मजदूरों को अपने ताक झांक करने वाले हाथों और गंदी आंखों के साथ बहुत देखा है। अगर हमारी गैलरी में कुछ भी गायब हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ूंगी। फिर वह आगे बढ़ी क्योंकि उसके दिल में पीछे खड़े आदमी के लिए तिरस्कार और अवमानना बढ़ती जा रही थी। प्रवासी मजदूर। अर्जुन थोड़ा गुस्से में था। क्या उसे गलत व्यक्ति मिल गया? एलिसन उसे एक निर्माण स्थल पर ले गई और उसे गर्व से आदेश देना शुरू किया, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। सूर्यास्त से पहले काम खत्म कर लो। और तुम लोग वहां हो, काम पर आलस्य के बारे में सोचना भी मत। मैं यहाँ निगरानी करने के लिए रहूंगी। अगर कोई काम में ढिलाई बरतेगा तो तुम्हारा वेतन चला जाएगा। ये सुनकर कुछ वर्करों ने अपने वेतन में कटौती के डर से और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। अर्जुन उलझन में था। वे इस क्षेत्र को रंग रहे थे। तो क्या मैं यहाँ काम करने आया हूँ? मुझे खेद है, क्या आप गलत हैं? मैं यहाँ नहीं हूँ। अर्जुन अपने बगल में बैठी महिला की ओर मुड़ा। एलिसन ने आंखें सिकोड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए नहीं आए हो? ये सब बकवास बंद करो और काम शुरू करो। मैं यहाँ काम करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अनामिका की तलाश करने आया हूँ। अर्जुन एलिसन के उसके प्रति रवैये से नाखुश था। इस महिला की आंखों और लहजे में क्या है? कितना असभ्य। उसने कुछ समय पहले ही जॉर्ज से इस गैलरी को खरीदने के लिए कहा था। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक घमंडी कर्मचारी था। तुम हमारे मैनेजर को ढूंढ रहे हो? एलिसन ने अर्जुन को फिर से देखा और हंसी। तुम हमारे मैनेजर से मिलना चाहते हो? तुम्हारे जैसे लोगों के साथ क्यों उससे शिकायत करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हो रहा है? यह आदमी काम भी नहीं कर रहा था और अब शिकायत करने की कोशिश कर रहा था। क्या? अर्जुन हैरान था। वह किस बारे में बात कर रही थी? मैं अब आपको बता रहा हूँ। और आप में से बाकी लोग सुनिए। हमारी सिविल गैलरी में कामगारों की कमी नहीं है। यहाँ काम करने के लिए संघर्ष करने वाले बहुत से प्रवासी कामगार हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि मैनेजर काटा आपका ख्याल रखते हैं आप आराम कर सकते हैं। मेरी एलिसन की नज़र में आप सब बकवास हैं, क्या आप समझ रहे हैं? एलिसन ने फिर नाक भान सिकोड़ी। खासकर तुम खुद को क्या समझते हो?
हमारे मैनेजर से मिलने के लिए भी कह रहे हो। अगर तुम काम पर नहीं जा रहे हो तो भाग जाओ। एलिसन ने अपना बायां हाथ कमर पर रखा, जबकि उसका दायां हाथ दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन अब क्रोधित हो गया था। प्रवासी मजदूर समझे जाने की बात तो दूर की बात है, अब तो उसे एक नासमझ महिला ने भी उपदेश दे दिया था। उसका गुस्सा चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अब वह फूटने ही वाला था। आपका नाम एलिसन है? अर्जुन ने उदास होकर पूछा। ये सही है। क्यों चिंता? मुझे पीटना चाहिए। मैं सुरक्षा कंपनी को कॉल कर सकता हूँ और आप लोगों को तुरंत बाहर निकाला जा सकता है। एलिसन ने अपनी बाहें क्रॉस की और इनसिकोड़ ली। क्या बकता है जो नहीं करता है? अपनी जगह जानते हैं। तुरंत से पैसे मिलने पर वे सिक्के की तरह झुंड बनाकर आ गए। बड़े होते होते एलिसन के मोहिनी ने उसे घमंडी होने की आदत विकसित कर दी थी। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता कि आपको सिविल गैलरी में रहने का अधिकार है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में असंतोष स्पष्ट दिख रहा था। इससे आश्चर्यचकित एलिसन ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। हा हा हा, क्या मूर्ख हूं। मुझे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और क्या क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल सकते हो? अचानक दूर से एक संपर्क किया गया। क्या हो रही है एलिसन? तुम बहुत शोर मचा रही हो। ये बहुत बुरा लग रहा है। दूर से एक सुंदर सिलहूट सामने आ रहा था। उसने महिलाओं का सूट पहना हुआ था, जबकि बड़े बड़े घुंघराले भूरे बाल उसके पीछे की ओर झुके हुए थे। उसके गोरे स्तन के लोब हुप ईयरिंग से सजाए हुए थे। वह शान से परिपूर्ण थी। अनामिका मैनेजर, आप अंततः यहीं आ गए। यहाँ कोई परेशानी खड़ी हो रही है। एलिसन जल्दी से वहां आई और खुशामद करने की कोशिश की।